हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक चंद्रवंशी लॉकडाउन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक इतिहास के बहुत विशिष्ट विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसा कि आपने सुना होगा कि 13 अप्रैल 1919 को एक ऐसी घटना घटी पंजाब के अमृतसर में, जलियांवाला बाग में, जहां पे हजारों लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। उस घटना पे आज हम चर्चा करेंगे। जलियांवाला बाग की पृष्ठभूमि पर अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं 1914। 1914 भारतीय इतिहास में एक ऐसा समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने वाला था या शुरू हो रहा था। उस प्रथम विश्व युद्ध में 3 महाद्वीपों की लड़ाई हो रही थी और 3 महाद्वीप, एक तो यूरोप, एशिया और अमेरिका। जल में, थल में, आकाश में सब तरफ युद्ध ही हो रहा था। एक ऐसा बवंडर जैसा छाया हुआ था विश्व में कि विश्व का परिदृश्य एक बहुत ही विकराल जैसा था। उसी 1914 के लड़ाई में ब्रिटेन को भारत भी सहयोग कर रहा था, यानी कि भारतीय सिपाही भी ब्रिटेन के फेवर में लड़ाई कर रहे थे। वो इसलिए था क्योंकि हमारे सभी क्रांतिकारियों को जो उस समय लड़ रहे थे, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और जो गरम दल, नरम दल जो लोग भी थे, उन सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर हम अंग्रेजों को विश्व युद्ध की लड़ाई में अगर हम सहयोग करते हैं तो वो भारत को आजाद कर देंगे या भारत को स्वयं भारत के ऊपर छोड़ देंगे। ये ऐसी मंशा थी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि हम ब्रिटिशर्सों को विश्व युद्ध की लड़ाई में सहयोग करते रहे और ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करते रहे। परिणाम ये हुआ कि अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग का मतलब है स्वशासन, और स्वशासन की डिमांड की उसने। उन्होंने एक नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। आयरलैंड के ही आयरलैंड के ही तर्ज पे एनी बेसेंट ने भी सितंबर में यहाँ पे होम रूल लीग आंदोलन शुरू की और दोनों, बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट जी, दोनों अलग अलग जगह पे काम करना शुरू किए। उस समय काम कैसे होता था? तो छोटे छोटे सभा संगोष्ठियां होती थी, किसी चौक चौराहों में बैठ करके बातें करना, लोगों को जागरूक करना, कोई पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, और ऐसे धीरे धीरे ये अंग्रेजों के करतूत को दिखाते हुए और अपनी बात रखते थे। फिर वहीं से कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी ने बॉम्बे में, यानी कि बंबई प्रेसिडेंसी में गणेश पूजा और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में दुर्गा पूजा, यानी कि देश के 2 तरफ अलग अलग चीजों को उन्होंने स्थापना की और उन गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के माध्यम से लोग इकट्ठा आते थे और इकट्ठा आने के साथ साथ वो देश की आजादी की लड़ाई के लिए ऐसे योजना बनाते थे, सभा संगोष्ठियां, चर्चा, ये सब करते रहते थे। उससे क्या होता था कि लोगों के बीच में जागरण का काम चल रहा था। धीरे धीरे क्या होता है कि 1915 में गांधी जी वापस लौटते हैं भारत। तो गांधी जी वापस कहां से लौटते हैं? दक्षिण अफ्रीका से। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ, काठियावाड़ में, गुजरात के। उनके पिताजी काठियावाड़ में दीवान थे। वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए हुए थे इंग्लैंड में, और एक उसी शहर के एक दादा अब्दुल्ला, एक व्यापारी था, उनका केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी 1896 को गए हुए थे दक्षिण अफ्रीका। वहां जब उन्होंने 1896 को दक्षिण अफ्रीका गए तो वो देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों की रंग भेद की नीति चल रही थी, मतलब वो गोरे और काले में बहुत भेद करते थे। तो दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के साथ ही साथ महात्मा गांधी रंग भेद की नीति के खिलाफ भी आंदोलन, सत्याग्रह करने लग गए और अंततोगत्वा वो वहां पर 1914 तक रहे। फिर 1915 में उन्होंने भारत आए। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। 1917 में नील सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसको प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया गया। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन लंबे समय तक चला 1932 में, लेकिन 1917 में ही नील आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी जी ने
सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किए। 1918 में क्या होता है कि अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन होता है। उसको प्रथम भूख हड़ताल का नाम दिया जाता है आधुनिक भारत के इतिहास में। और उसी 1918 के बीच में क्या होता है कि एक खेड़ा आंदोलन होता है। खेड़ा आंदोलन है गुजरात के अंदर किसानों के मांग को लेकर के एक आंदोलन होता है और वो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन उसको माना जाता है। इस प्रकार से 1916, 17, 18 लगातार इन 3 सालों में भारत के अंदर जो आंदोलन हो रहे थे, उस आंदोलन से एक प्रकार से अंग्रेजों का नींव हिलने लगा था। उनको ये लगने लगा था कि अंततोगत्वा हमारे हाथ से भारत जा सकता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सर सिडनी रोलेट नाम का एक व्यक्ति को उन्होंने क्या बनाया, सर सिडनी रोलेट नाम के एक व्यक्ति को एक आयोग का गठन किया और उसको उस आयोग का प्रेसिडेंट बनाया। उसने एक रोलेट एक्ट लाया। अब रोलेट एक्ट क्या है, तो रोलेट एक्ट के माध्यम से उसने क्या किया, उसको बताया गया था कि जिस प्रकार से 15, 16, 17, 18 में लगातार जो आंदोलन हो रहे थे, उन आंदोलन से भारत का जो पक्ष मजबूत हो रहा था, तो उनको ये बताया गया कि ऐसे कितने सारे क्रांतिकारी हैं जो भारत के अलग अलग क्षेत्र में छुपे हुए हैं और कहीं कहीं वो सत्याग्रह आंदोलन ये सब कर रहे हैं, जिसके कारण से अंग्रेजों का शासन को नुकसान हो रहा है। ये रोलेट एक्ट के माध्यम से ये एक अध्ययन किया गया और उस अध्ययन में बताया गया कि कैसे उसका हम दमन कर सकते हैं। तो क्या उसने अनुशंसा की, उसने 3-4 प्रकार की अनुशंसा की। पहले अनुशंसा करता है वो कि एक जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हुआ करते थे, उन वकीलों के माध्यम से एक विशेष न्यायालय की उन्होंने स्थापना की और विशेष न्यायालय की स्थापना करने के साथ साथ उसने उसको इतना ताकत दे दिया कि वहां पर जो केस क्लियर होते थे उसको कहीं भी हम अपील नहीं कर सकते थे। एक और बड़ी बात यह थी कि जो प्रांतीय सरकार जो हुआ करते थे, उन प्रांतीय सरकार को क्या उन्होंने अधिकार दे दिया था कि किसी भी व्यक्ति को बिना तलाशी के, बिना पूछताछ के उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। और इस प्रकार से सभी क्रांतिकारियों को जेल में डालने की तैयारी चल रही थी। इस रोलेट एक्ट के तहत 1919 में महात्मा गांधी जी ने एक सत्याग्रह का अनाउंस किया और उन्होंने 6 अप्रैल को सत्याग्रह शुरुआत करने की बात कही। कुछ गलतफहमी के कारण से देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा होना शुरू हो गया। उसी क्रम में अमृतसर में भी कुछ हिंसा हुए तो उसके लिए 6 अप्रैल को जो प्रदर्शन हुआ, उस 6 अप्रैल को प्रदर्शन होने के साथ क्या हुआ था कि कुछ क्रांतिकारियों को वहां गोली मार दी गई थी और कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। उनके अरेस्ट करने और गोली मारने के अगेंस्ट में वहां के कुछ स्थानीय जो और क्रांतिकारी थे, वो 10 अप्रैल को अमृतसर में एक रैली निकाली। जब वहां पे रैली निकाली तो रैली तो शांतिपूर्ण चली रही थी, लेकिन वहां पे उसको पुलिस ने फिर से घेर लिया। पुलिस ने घेरा और वहां भी जब पुलिस रैली को घेरा तो क्या हुआ कि स्वाभाविक है कि अगर हम शांतिपूर्ण कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे प्रोटेस्ट को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो लोग उग्र ही हो जाते हैं। ऐसा ही वहां पर भी हुआ और वहां पर भी गोलियां चलाई गई। 2 क्रांतिकारियों का वहां मृत्यु हो गया उस गोलीकांड से। अब क्या होता है, 10 अप्रैल में जब ये गोलीकांड हुआ और रैलियां चल रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो अंग्रेज की कान खड़े हो गए। उसने उस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए मार्शल लॉ वहां पे लगा दिए और उन्होंने मार्शल के सुपुर्द कर दिया गया उस जगह को। उसका प्रमुख था ब्रिगेडियर जनरल डायर। अब ये ब्रिगेडियर जनरल डायर क्या करता है कि वहां पे कर्फ्यू लगा दिया जाता है कि 2 से 3-4 लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे, पूरा बंद कर दिया गया और धारा 144 लागू कर दी गई। उस धारा 144 जैसे ही परिस्थितियां वहां पे लागू कर दी गई। परिणामतः हुआ क्या कि क्रांतिकारी लोग तो थे ही और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सब एक धुन में मस्त थे, हमको कहीं कहीं चुप तो बैठना ही नहीं था।
तो भारतीयों ने भी एक कार्यक्रम आयोजन किया और वो समय था 13 अप्रैल 1919। उस दिन बैसाखी का त्योहार था। वहां पर जो स्थानीय आसपास के गांव के लोग थे, अमृतसर एक पवित्र जगह है, वहीं पर एक जलियांवाला बाग था, वहां सारे लोग इकट्ठा आ रहे थे सभा करने के लिए, संगोष्ठी करने के लिए, त्योहार मनाने के लिए, हर्षोल्लास को एंजॉय करने के लिए वहां लोग में आ रहे थे। महिलाएं, बच्चे, गांव के सब लोग, बड़े बूढ़े सब आ रहे थे। लगभग इस कार्यक्रम में और इस त्योहार को मनाने के लिए 20,000 की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। इस बात की पता लगी दिन को 12 बजे जनरल डायर को, और जनरल डायर को जैसे पता लगा कि यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे आ गए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं, संगोष्ठी हो रही है, जबकि उस संगोष्ठी में क्या हो रहा था, उस संगोष्ठी में 2 व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया था, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों व्यक्ति को छुड़ाने की और वापस अमृतसर लाने की बात हो रही थी, और जो 2 लोगों का वहां पे हत्या किया गया था उसके निंदा में ये लोग बात कर रहे थे। जनरल डायर को जैसे पता लगता है तो जनरल डायर जलियांवाला बाग आता है और एक ही जहां पे एंट्री गेट होता है उस गेट में खड़े होकर कहता है कि 3 मिनट के अंदर अंदर ये बाग खाली करो। 20,000 लोगों की संख्या है और 3 मिनट दरवाजे पे ही खड़े होके, और उसके बाद तुरंत गोली चलाने का आदेश दे देता है। अब आप जरा सोचिए कि जनरल डायर कितना बड़ा क्रूर व्यक्ति रहा होगा कि 20,000 की भीड़ को 3 मिनट में कैसे खाली किया जा सकता है, और वो भी वो कुछ गलत कर नहीं रहे हैं, वो त्योहार मना रहे हैं। तो हुआ ये कि फिर उसने गोली चलाने की आदेश दे दिया। लगातार 20 मिनट तक धड़ 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 गोलियां चली और हजारों लाशें पीछ गई। वहां पर एक कुआं था, लोग तितर बितर हुए, दीवार, ऊंचे दीवार थे उस ग्राउंड के, दरवाजे पर जनरल डायर खुद खड़ा था, तो लोग जाते कहां, सारे लोग अपने आप को बचाने के लिए कुएं में कूदने लग गए, कुएं में कूदने लग गए, कुएं में कूदने लग गए। कुछ जब बाद में देखा गया तो वो कुआं पूरा लाशों से पटा हुआ था। आपको बता दूं कि इतने सारे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग मरे कि 7 महीने का बच्चे को भी नहीं छोड़े उन लोगों ने, और जो कम उम्र का था उस घटना में मरने वाले, उसमें 7 महीना का एक बच्चा भी था। वहीं पर उधम सिंह नाम का एक व्यक्ति था जो उन क्रांतिकारियों को, जो गांव से आए हुए लोगों को, जो वहां पे बैठे हुए थे, सभा कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उन लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहा था। उधम सिंह के बारे में मैं बता दूं तो उधम सिंह एक ऐसा बालक था, उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उनकी माँ तो बहुत छोटेपन में ही चली गई थी, फिर बाद में उनके पिताजी भी चल बसे। वो अनाथ आश्रम में रह के पढ़ाई कर रहे थे और उनके अंदर भी देशभक्ति का भाव बहुत कूट कूट के भरा हुआ था। वो व्यक्ति उस कार्यक्रम में लोगों की सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ था। उसको भी एक गोली लगी थी लेकिन वो बच गया। उसके एक अनन्य मित्र थे, वो उस कांड में मारे गए। उसके कारण से उसके मित्र ने मरते मरते जो कहा उनको, वो बात उनके कलेजे में सुलग रही थी। परिणामतः उसी के कारण से जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा। जब 1919 को यह घटना घटी जलियांवाला बाग में, तो लोगों ने बहुत निंदा की और अंग्रेजों को उन्होंने बहुत क्रूर कहा। परंतु दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ यह है कि ब्रिटिशर्स जो अखबार थे वो जनरल डायर की प्रशंसा किए। वहां की सरकार ने उसको मान की तलवार नामक एक उपाधि दिया। ये भी हो रहे हैं। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? नाइटहुड की उपाधि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि इस घटना के बाद वापिस कर दिए। एक शंकरन जी थे जो वायसराय की कमेटी में मेंबर थे, उन्होंने अपनी सदस्यता वापिस ले ली और उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह की क्रूर हत्या करेंगे तो हम आपके साथ ना मिलके रहेंगे, ना हम आपकी कोई उपाधि धारण करेंगे, ना हम आपके साथ कोई मिलके काम करेंगे। इस प्रकार की घटना घटी। हुआ ये कि उस हत्या की दुनिया भर में इतनी निंदा हुई कि अंग्रेजों ने उसके लिए एक जांच कमेटी बनाई। और जांच कमेटी के लिए किसको बुलाया? तो एक लॉर्ड हंटर नामक व्यक्ति था।
वहां से जो भी आते थे लॉर्ड ही होते थे। हमारे यहाँ लॉर्ड शब्द भगवान के लिए उपयोग किया जाता है, और वहां से जितने सारे आते थे वो लॉर्ड ही आते थे। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रेडक्लिफ, लॉर्ड मैकमोहन, और ये सारे लॉर्ड क्या करते गए, देश को बांटते गए। लॉर्ड मैकमोहन के नाम पे मैकमोहन रेखा है, लॉर्ड रेडक्लिफ के नाम से रेडक्लिफ रेखा है, एक लॉर्ड माउंटबेटन है जिसके नाम से माउंटबेटन योजना बनी हुई है। और माउंटबेटन योजना के तहत क्या हुआ है, भारत 2 देशों में बटा है, आप सबको पता है। तो एक लॉर्ड हंटर नाम का व्यक्ति आता है जिसके नाम से ये हंटर समिति बनाते हैं। उस हंटर समिति में 8 लोगों का चयन होता है, जिसमें से 3 लोग भारतीय होते हैं, सर चीमन लाल जी, और भी एक कलकत्ता के प्रिंसिपल थे कॉलेज के पर, उसमें 3 भारतीय लोग थे। अब 5 अंग्रेज हैं। होना क्या था, स्वाभाविक रूप से अगर जहां पे जिनकी संख्या ज्यादा है उनके फेवर में ही रिपोर्ट आना है। हुआ ये कि उन्होंने जो जनरल डायर था उसको यही कहा कि उसने कर्तव्य में तीव्रता की, कर्तव्य को समझना नहीं, और उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया, और उसके तहत इन सारे लोग मारे गए। मतलब एक घटना बता दिया गया इसको एक घटना बताने के पीछे कारण ये था कि इन्होंने एक इंडेमिनिटी बिल पारित कर रखा था। अब ये इंडेमिनिटी बिल क्या है, इंडेमिनिटी बिल का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। जैसे अगर आप किसी को एक्सीडेंट कर देते हो तो उसका हॉस्पिटल का खर्चा आप खुद भरते हो, ये इंडेमिनिटी बिल में इन लोगों ने पारित कर दिया था, कंपनसेशन, राहत देने के लिए। तो जब कंपनसेशन दे दिए, राहत के लिए इन्होंने बिल पारित कर ही रखा था, तो जनरल डायर को तो दोषी बनाना ही नहीं था, और इन्होंने यही किया। लेकिन इनके साथ ही जैसे ब्रिटिशर्सों ने एक जांच आयोग गठित की थी, वैसे ही कांग्रेस ने भी एक जांच दल बनाया था उस समय, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में। उसमें मोतीलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी लोग भी थे। उन्होंने जब जांच कमेटी बनाई तो उनके जांच कमेटी से निकल के आता है कि लगभग 1000 लोग मारे गए हैं और 2000 लोग घायल हुए हैं। लेकिन वहीं पर जो हंटर कमेटी का जो रिपोर्ट आता है उसमें क्या आता है कि लगभग 380 लोग मारे गए हैं और 1000 लोग घायल हुए हैं। यानी कि दोनों की जांच समिति का जो अनुशंसा आता है या रिपोर्ट जो आती है वो दोनों का चेंज था। अब आप क्या मानोगे, तो अंग्रेज हमारे खिलाफ संवेदनशील तो थे ही। हमारे खिलाफ अगर मतलब हमारे साथ हमारी संवेदनाओं के अगर कोई साथी था तो कांग्रेस के लोग ही थे उस समय जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वहां से हमें पता लगता है कि 1000 लोग मारे गए थे और 2000 लोग घायल हुए थे। अब आप बताओ कि ऐसे निर्दोष लोग जो त्योहार मनाने आए हैं, जो उस समय अपने कैसी मानसिकता रही होगी उन लोगों की, कैसे हर्षोल्लास के साथ बीवी बच्चे परिवार लेकर के आए हो और वहां पे गोलियां चल जाए। घंटे भर में सारी भीड़ खत्म और सारे जिंदा लोग लाश में बदल गए। ऐसी घटना जिसकी माफी मांगने के लिए अभी वर्तमान के एक कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा था कि इंग्लैंड के लिए अच्छी बात है कि 2019 में माफी मांग ले। लेकिन माफी मांगने से क्या होता है, अगर माफी मांग भी लिया तो क्या वापिस वो घटना को रिकेप कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ये ब्रिटिशर्सों का काम था, मतलब ब्रिटिशर्स इतने जल्लाद जैसे काम करते थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि देश जब 200 साल उनके कब्जे में रहा होगा तो कितने सारे लोगों को उन्होंने कोड़े मारे, गोलियों से भुने, कैसे कैसे किए होंगे। लेकिन जैसे पता लगता है कि 1000 लोग मारे गए हैं और 2000 लोग घायल हुए हैं, तो एक बंदा था जिसके कलेजे में वो आग जैसे सुलग रही थी वो घटना, वो व्यक्ति का नाम था सरदार उधम सिंह, जो अपना नाम रखते हैं राम मोहम्मद सिंह आजाद। और राम मोहम्मद सिंह आजाद उस समय लगभग 16-17 साल का लड़का था, क्योंकि 1940 में जब उसको फांसी दी गई तब उनका उम्र था 37 ईयर। जो 1940 और 1919 में अगर हम डिफरेंट काउंट करें तो लगभग 21 साल होता है। 21 साल तक वो उधम सिंह सोचते रहा कि इस जनरल डायर को मैं कैसे मारूंगा और उस खून का बदला कैसे लूंगा। 1924 में वो गदर पार्टी ज्वाइन किया। 1924 में गदर पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो भी क्रांतिकारी बने, और क्रांतिकारी बनते बनते वो उसी क्रम में यूरोप गए। वो एकाएक इंग्लैंड नहीं पहुंचे, इंग्लैंड पहुंचने में उनको बहुत समय लगा।
1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था यूरोप में। फिर से वही अमेरिका, यूरोप, एशिया सब शामिल थे। उस 1940 के आते आते तक सरदार उधम सिंह अपने आप को प्रिपेयर करते रहे कि मैं कैसे आखिर इंग्लैंड पहुंचूंगा, और इंग्लैंड पहुंचने के बाद वो जनरल डायर, जिसको इंग्लैंड के लोगों ने हीरो बना के रखा है, उसको लोगों ने क्या क्या उपाधि नहीं दे रखी थी और उनको हीरो समझते थे कि इसने 1000 लोगों को एक साथ मारा है। उस तथाकथित बने हुए हीरो को, जनरल डायर को, उधम सिंह ने मारने के लिए बहुत सारे अवसर तलाशते रहे। कई बार उनके घर के अंदर भी गए, कभी वो पार्क में खेलता रहता था बच्चों के साथ, कई बार वो चुपते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उधम सिंह ने एक भरी सभा में उसको गोली मार दिया, और उसने गोली मारने के बाद भागा नहीं, उसने वहां पे खड़े हो गया और सरेंडर किया। और वो बोला कि ये बंदा भरी सभा में गोली चलवाया था और 1000 लोगों को मारा था, इसका बदला मैंने आज लिया। फिर परिणाम क्या हुआ कि उधम सिंह जी को फांसी हुई, वहां फांसी दे दिए गए 1940 में। फिर बाद में 1974 में उनकी अस्थियां वापिस भारत लाई गई और उसको दफना दिया गया। इस प्रकार से ये जो घटना थी, ये बहुत ही निशंस और दुनिया भर में निंदा हुई अंग्रेजों का। ये जलियांवाला बाग की घटना थी, और इन घटनाओं से हमें पता लगता है कि हम कैसे अंग्रेजों के साथ हम जूझे, उनको हम कैसे उनके साथ रहे। बहुत सारे घर को उजाड़ने के बाद, परिवार को उजाड़ने के बाद, लोगों को विधवा, अनाथ बनाने के बाद भी हम उनको झेलते रहे, सहते रहे। उसके बाद एक दिन आया 1947, जिस दिन उनको भारत को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन फिर से वो हमें दर्द ही दे के गए कि हमारे देश को बांट दिया। खैर, अब उस पर नहीं जाते। तो इस प्रकार से मित्रों, हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटनाएं थी जिसपे हमने चर्चा की। आने वाले वीडियो पे हम एक नई घटना के साथ और आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।